तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। काफ़ी दिन बाद मौका मिल रहा है वीडियो बनाने का। एक्चुअली ईपीएफओ एग्ज़ाम के बाद थोड़ा बिजी हो गया था और मैं आशा करता हूँ कि जिन मैंने जो भी क्वेश्चन सॉल्व किए थे, जिन्होंने भी उस क्वेश्चन को रिवाइज किया है, उस क्वेश्चन को कंप्लीट वीडियोस को देखा है, सॉल्व किया है, उनके लिए पेपर काफ़ी आसान था। कई सारे क्वेश्चन लेबर लॉ के, अगर लेबर लॉ के आपने पूरे वीडियो देखे थे तो सेम क्वेश्चन आए थे। कई सारे क्वेश्चन सेम क्वेश्चन आए थे। अगर आप कंफर्म करना चाहते हैं तो आप लेबर लॉ की वीडियो से चेक कर सकते हैं, ठीक है ना। इसके अलावा हिस्ट्री एंड आपके पॉलिटी के भी कई सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पूछे गए थे, ठीक है ना। तो इससे देखिए एक बार अगेन आपको एक आइडिया मिलता है कि आपका जो यूपीएससी है किस टाइप के क्वेश्चन पूछता है, ठीक है ना। उसका जो करंट है, उसका जो जनरल नॉलेज के क्वेश्चन है वो लैग करते हैं मतलब प्रीवियस ईयर के एग्जाम से पूछे जाते हैं। तो अगर आप कोई और ईपीएफओ का एग्जाम यूपीएससी के द्वारा कंडक्टेड कोई और एग्जाम देने जा रहे हो तो उसमें आपको ये ध्यान रखना है कि आप प्रीवियस ईयर के पेपर जरूर सॉल्व करके जाओ, ठीक है ना। उससे आपको बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होने वाला है। तो अगर आपने रिवाइज किया होगा तो आपको एग्ज़ाम काफ़ी आसान लगा होगा। चलिए अभी ये एक अगला एग्ज़ाम आने वाला है। ये है आपका एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर एओ एंड फाइनेंस अकाउंटेंट ऑफिसर एफएओ, ठीक है ना। ये हमारा जिन्होंने भी इसका ये फॉर्म भरा है तो उसके लिए अभी एक नया नोटिफिकेशन आया था। इस नोटिफिकेशन के अनुसार क्या हो गया है कि जो एग्ज़ाम पहले 10 अक्टूबर को होने वाला था, अब वो एग्ज़ाम कब होगा, 3 अक्टूबर को होगा, ठीक है ना। इसका डेट चेंज हो चुका है, तो ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स। ये एएसआरबी एओ एंड एफओ का एग्ज़ाम है। जिन्होंने भी फॉर्म भरा है तो इसके लिए नोटिफिकेशन चेंज हुआ है, ठीक है ना। अब चलिए, इस एग्ज़ाम के बारे में मैं ज़्यादा कुछ डिटेल तैयार करने के लिए कुछ है नहीं, क्योंकि इसका कोई प्रीवियस ईयर पेपर नहीं मिला है, ठीक है ना। इसका केवल 1 ईयर का 2011 का, शायद 2008 का केवल प्रीवियस ईयर का पेपर मिला है। तो उसी को मैं आपको सॉल्व करके दिखाऊंगा, ठीक है ना। इसमें आपका एक जनरल नॉलेज का पेपर होता है, एक आपका इंग्लिश का पेपर होता है, एक आपका हिंदी का पेपर होता है और एक आपका रीजनिंग का पेपर होता है, ठीक है ना। तो पहले मैं आज के इस वीडियो में मैं आज जनरल नॉलेज का पेपर डिस्कस करूंगा, उसके बाद मैं हिंदी का पेपर डिस्कस करूंगा, फिर इंग्लिश और रीजनिंग का, ठीक है ना। इससे आपको आइडिया मिल जाएगा किस लेवल के क्वेश्चन इस एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है ना। तो चलिए अभी आज हम इसका जनरल नॉलेज का क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्वेश्चन और आंसर दोनों मैंने मेंशन किए हैं। यहाँ पे मैं पीडीएफ मैंने खुद तैयार किया है क्वेश्चन से कॉपी कर करके, ठीक है ना। तो चलिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं। पहले कलर चूज कर लेते हैं और मैं अगेन एक बार आपको बताना चाहूँगा कि ये एएसआरबी एओ एंड एफओ एग्जाम का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर है। इसको सॉल्व करने के बाद आपको आइडिया हो जाएगा कि एएसआरबी किस लेवल के क्वेश्चन पूछ रहा है जनरल नॉलेज में, ठीक है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जो हमारा एक्चुअली ये क्वेश्चन क्या है, इंग्लिश में लिखे हुए हैं, ठीक है ना फ्रेंड्स, क्योंकि इंग्लिश में टाइप करना आसान होता है। ये क्वेश्चन इंग्लिश में लिखे हुए हैं और ये 2011 का पेपर है जो एसआरबी द्वारा कंडक्ट कराया गया था, ठीक है ना। तो सारे क्वेश्चन मैं आपके सामने डिस्कस करूंगा और ये क्वेश्चन इंग्लिश में है तो मैं आपको हिंदी में एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है ना। चलिए, क्या पूछ रहा है कि हाउ मेनी शेड्यूल द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कंटेन। पूछ रहा है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कितने शेड्यूल है, ठीक है ना। तो याद रखिएगा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कितने शेड्यूल हैं, 12th शेड्यूल, ठीक है ना। तो सिंपल लेवल के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, कोई डीप लेवल में नहीं है, ठीक है ना। आपको ऊपर ऊपर मोटी बातें ध्यान रखनी है। तो जो भी आप एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप ईपीएफओ या यूपीएससी के एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो उनके लिए ये पेपर काफी आसान रहने वाला है जनरल नॉलेज के लिए, ठीक है ना। तो 12th शेड्यूल है जैसा हमें पता है, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वॉज एडॉप्टेड। क्या बोल रहा है, एडॉप्टेड की बात कर रहा है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को कब अंगीकृत किया गया, ठीक है ना। लागू होने की बात नहीं कर रहा, याद रखिएगा, अंगीकृत करने की बात कर रहा है। तो कब अंगीकृत किया गया था, 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत कर लिया गया था। इसके बाद लागू कब किया गया था, 26 जनवरी 1950 को लागू किया था, ठीक है। ध्यान रखिएगा 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था, लेकिन एडॉप्ट कब किया गया था, 26 नवंबर 1949 को ही एडॉप्ट कर लिया गया था। जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो क्या है, इन अ न्यूक्लियर रिएक्टर वन ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज फ्यूल। अब देखिए बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है कि आपसे क्या पूछा जा रहा है कि न्यूक्लियर रिएक्टर में
एज अ फ्यूल किसका यूज किया जाता है, ठीक है ना। तो न्यूक्लियर रिएक्टर में किसका यूज किया जाता है, रेडियो एक्टिव एलिमेंट का, ठीक है ना। तो रेडियो एक्टिव एलिमेंट क्या है, यहाँ पे यूरेनियम और रेडियम, आपके पास दो ऑप्शन है, ठीक है ना, यूरेनियम एंड रेडियम। तो जो सबसे ज्यादा रेडियो एक्टिव एलिमेंट है वो क्या है, यूरेनियम, ठीक है ना। तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। अगले प्रश्न पे हम चलते हैं। तो देखें, द फर्स्ट मुस्लिम रूलर टू इंट्रोड्यूस द सिस्टम ऑफ प्राइस कंट्रोल। अभी देखिए क्वेश्चन थोड़ा हिस्ट्री का है, तो इसमें पॉलिटी के भी क्वेश्चन है, हिस्ट्री के भी क्वेश्चन है, साइंस के भी क्वेश्चन है, ठीक है ना। अभी हिस्ट्री पे क्वेश्चन पूछा गया है, थोड़ा डीप लेवल में जाके पूछा गया है। द फर्स्ट मुस्लिम रूलर टू इंट्रोड्यूस द सिस्टम ऑफ प्राइस कंट्रोल। तो प्राइस कंट्रोल का सिस्टम किसने लॉन्च किया था, उसका नाम क्या था, अलाउद्दीन खिलजी ने। तो अलाउद्दीन खिलजी ने प्राइस कंट्रोल का सिस्टम लॉन्च किया था, ठीक है ना। वेट अ मिनट, चलिए। तो जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो क्या है, तानसेन ए ग्रेट म्यूजिशियन वाज इन कोर्ट ऑफ। जो तानसेन थे, जो ग्रेट म्यूजिशियन, किसके कोर्ट में थे। तो काफी सिंपल क्वेश्चन है, अकबर के 9 रत्नों में से एक थे, ठीक है ना। तो क्वेश्चन काफी सिंपल आपसे पूछे जा रहे हैं। आपको कुछ भी, आपको जनरल नॉलेज पेपर के लिए कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। आपको जो पढ़ने की जरूरत है, तो आपको पढ़ने की जरूरत है वो है पेपर आपका हिंदी का और रीजनिंग का और इंग्लिश का, ठीक है ना। वो भी रिवाइज कर लेंगे तो आपका काम हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए, अगला क्वेश्चन है हमारा, हु अमंग द फॉलोइंग अटेंडेड ऑल 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। तो किसने तीनों राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस को अटेंड किया था। तो काफी सिंपल क्वेश्चन है फ्रेंड्स, कई सारे एग्जाम में पूछा गया है। इसका जो राइट आंसर है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने तीनों राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस को अटेंड किया था। तो अगर आपने थोड़ा सा भी हिस्ट्री पढ़ के रखा है तो ये काफी लेयर लेवल का क्वेश्चन है, मतलब हर एक एग्जाम में पूछा ही जाता है, ठीक है ना। तो इसमें कोई आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। अगले प्रश्न पे चलते हैं, वो हमारा क्या है, वेयर इज द नेशनल शुगर इंस्टीट्यूट स्टेबलाइज। कई बार पूछा गया, काफी सारे एग्जाम में पूछा गया कि नेशनल शुगर इंस्टीट्यूट कहाँ पे है, ठीक है ना। तो ये कहाँ पे है आपका, न्यू दिल्ली में, याद रखिएगा। नेशनल शुगर इंस्टीट्यूट कहाँ पे है आपका, तो न्यू दिल्ली में। तो जो छोटे मोटे इंस्टीट्यूट होते हैं आपके, शुगर इंस्टीट्यूट, ठीक है ना, इसके अलावा जो रिसर्च इंस्टीट्यूट है, तो उनसे भी क्वेश्चन एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। इसके अलावा जो हमारा अगला क्वेश्चन है, ए नेशनल लीडर हुज बर्थडे इज ऑब्जर्व्ड एज द नेशनल एजुकेशन डे ऑन नवंबर 11, ठीक है ना। उस नेशनल लीडर का नाम बताइए जिसका जन्मदिन को कैसे सेलिब्रेट किया था, एज ए नेशनल एजुकेशन डे, ठीक है ना। तो इसका जो आंसर है काफी सिंपल है फ्रेंड्स, मौलाना अबुल कलाम आजाद का जो जन्मदिन है नेशनल एजुकेशन डे के तौर पे सेलिब्रेट किया था। इसका कारण ये है कि जो हमारे मौलाना अबुल कलाम आजाद थे, इन्हें ये शिक्षा मंत्री थे, ठीक है ना, ये पहले हमारे शिक्षा मंत्री थे, इसीलिए इन्हीं की याद में नेशनल एजुकेशन डे सेलिब्रेट किया था। इसका राइट आंसर क्या है, मौलाना अबुल कलाम आजाद, ठीक है ना। चलिए, अगले प्रश्न पे चलते हैं, द नागार्जुन सागर प्रोजेक्ट। अभी जो आपका नागार्जुन सागर प्रोजेक्ट है, डैम है, वो किस रिवर पे बना हुआ है। तो काफी बार ये भी क्वेश्चन पूछा गया, काफी सिंपल लेवल क्वेश्चन है। देखिए जो राइट आंसर है, कृष्णा रिवर पे, ठीक है ना। तो इसके अलावा देखिए 2 रिवर हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, एक आपका नर्मदा रिवर पे जो डैम बने हैं, उसके अलावा जो आपके कृष्णा रिवर पे डैम बने हैं, उनको आप रिवाइज करके जाइएगा, ठीक है ना। अब ये पूछा गया द बरमूडा ट्राइंगल, सबको पता है बरमूडा ट्राइंगल कहाँ पे है, तो वेस्टर्न नॉर्थ अटलांटिक ओशियन में, ठीक है ना, याद रखिएगा, वेस्टर्न नॉर्थ अटलांटिक ओशियन। तो बरमूडा ट्रायंगल कहाँ पे है, नॉर्थ अटलांटिक ओशियन में। अब अगर आपको अगर पता है कि अटलांटिक ओशियन में है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि वेस्टर्न में, ईस्टर्न में नहीं है, तो इसका राइट आंसर क्या है आपका, ऑप्शन ए। चलिए, अगले प्रश्न पे चलते हैं, जो हमारा अगला क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग हैज बीन ऑनर्ड द भारत रत्न फॉर द ईयर 2008, है ना। अब देखिए जो हमारा पेपर हुआ था ये 2008 में हुआ था, ठीक है ना। अब ये करंट का क्वेश्चन पूछा गया है कि 2008 में भारत रत्न पुरस्कार किसे दिया गया है। तो अभी जो भारत रत्न पुरस्कार दिया गया है, आप उसको पढ़ के जाइएगा, ठीक है ना। इसके अलावा मैंने एक करंट अफेयर का वीडियो भी बनाया था, जिसमें मैंने पीडीएफ अपलोड किया है, तो उस पीडीएफ को आप 1 घंटे में रिवाइज कर सकते हैं। उस पीडीएफ से आप अक्टूबर से लेके आपका मार्च तक के सारे करंट अफेयर के क्वेश्चन मैंने कवर किए हैं, ठीक है ना। चलिए, तो किसे दिया गया 2008 में, तो 2008 में जिसे भी दिया गया पंडित भीमसेन जोशी को दिया गया। इससे आपको ये आइडिया रखना है कि 2020 में किसे दिया गया है भारत रत्न, ठीक है ना। चलिए, अगला जो हमारा क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंडिया फर्स्ट न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन लॉन्च्ड ऑन 26 जुलाई 2009, ठीक है ना। अभी देखिए ये भी करंट का क्वेश्चन है कि 2009 में कौन सा न्यूक्लियर पावर सबमरीन लॉन्च किया है। तो सबमरीन के बारे में अभी कुछ सबमरीन लॉन्च की गई हैं 2020 में, तो उनके बारे में आपको जानकारी कहाँ से मिलेगी, तो आप मेरा जो करंट अफेयर का वीडियो है
वो पीडीएफ मैंने अपलोड करके रखा है, तो आप उसको जरूर पढ़िएगा, ठीक है ना। काफ़ी यूजफुल रहेगा फ्रेंड्स आपको हर एक एग्जाम के लिए। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। द स्पीड ऑफ लाइट विल बी मिनिमम वाइल पासिंग थ्रू। जो लाइट की स्पीड है सबसे ज़्यादा कम किस किस क्षेत्र में होगी, ठीक है ना। ग्लास में, वैक्यूम में, वाटर में, एयर में, ठीक है ना। अब देखिए जो लाइट की स्पीड होती है, जैसे मान लीजिए ये आपका एयर है, ठीक है ना, एयर है। अब यहाँ से लाइट आ रही है, ठीक है? तो एयर में तो ऑब्वियसली ज़्यादा होगी। अब जैसे मान लीजिए दूसरा, यहाँ पे एयर है और यहाँ पे कोई दूसरा मटेरियल है, ठीक है ना। यहाँ पे कोई दूसरा मटेरियल है, यहाँ पे जैसे मान लीजिए वाटर है, तो जो वाटर के मॉलिक्यूल होते हैं थोड़ा दूर दूर होते हैं, ठीक है ना, तभी वाटर फ्लो होता है, ठीक है ना। इसके अलावा वैक्यूम में तो ज़्यादा ही होगी, वैक्यूम में लाइट की स्पीड काफ़ी ज़्यादा होती है, एयर में तो ऑलरेडी है ही। तो अब देखिए ग्लास में चलते हैं, तो ग्लास के जो मॉलिक्यूल है वो वाटर के मॉलिक्यूल के अपेक्षा काफ़ी पास होते हैं, तो लाइट को ग्लास में ट्रेवल करने में थोड़ा ज़्यादा प्रॉब्लम होगी, ठीक है ना। तो ध्यान रखिएगा जो सबसे कम स्पीड का वहाँ कहाँ पे हो जाएगी, ग्लास। तो कॉमन सेंस से गेस करने वाला क्वेश्चन है, इसमें आपको कोई भी परेशानी नहीं होनी चाहिए। अगले प्रश्न पे चलते हैं। गैल्वेनाइज्ड आयरन शीट हैव ए कोटिंग। देखिए जब आयरन शीट होता है उसको आप गैल्वेनाइज करते हैं, आपने पढ़ा होगा 9th क्लास में कि गैल्वेनाइजेशन, ठीक है ना। तो गैल्वेनाइजेशन किस एलिमेंट से हम करते हैं, जैसे कि कोई भी आयरन शीट है उसको जंग से बचाने के लिए हम उसका क्या करते हैं, गैल्वेनाइजेशन करते हैं। गैल्वेनाइजेशन करने के लिए कौन सा तत्व इस्तेमाल किया जाता है, तो याद रखिएगा वो जिंक है, ठीक है ना। जिंक की परत को चढ़ाना क्या कहते हैं हम, गैल्वेनाइजेशन कहलाता है, याद रखिएगा। अब देखिए फुल फॉर्म पूछा गया कि IBRD नोन एज, ठीक है ना। आईबीआरडी का फुल फॉर्म पूछा गया है, तो आईबीआरडी को किस नाम से जाना जाता है, याद रखिएगा वर्ल्ड बैंक के भी नाम से जाना जाता है, ठीक है ना। आईबीआरडी को वर्ल्ड बैंक के नाम से भी जाना जाता है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। द गुप्ता किंग हु एज्यूम्ड द टाइटल ऑफ विक्रमादित्य, ठीक है ना। ऐसा कौन सा गुप्त किंग था जिसने विक्रमादित्य का टाइटल धारण किया, तो याद रखिए जिसका राइट आंसर है वो क्या है, समुद्रगुप्त द्वितीय ने। समुद्रगुप्त फर्स्ट नहीं फ्रेंड्स, याद रखिए समुद्रगुप्त फर्स्ट को क्या बोला जाता था, नेपोलियन बोला जाता था, ठीक है ना। भारत का नेपोलियन बोला जाता था समुद्रगुप्त फर्स्ट को, लेकिन समुद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य का टाइटल धारण किया था। जब भी आप हिस्ट्री पढ़ेंगे तो आपको इसका आइडिया हो जाएगा, ठीक है ना। पार्ट 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, अब जो हमारे संविधान का जो पार्ट 4 है, पार्ट 4 में क्या बातें की गई हैं, ठीक है ना। तो देखिए फंडामेंटल राइट की बात तो पार्ट 3 में की गई है, सिटीजनशिप की बात तो आपके पार्ट 2 में की गई है, पार्ट 4 में क्या बात की गई है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी की बात की गई है। तो याद रखिएगा, ठीक है ना, काफी सिंपल है। चलिए अगला जो हमारा क्वेश्चन है, विच एमिडिस्ट द फॉलोइंग कंट्रीज ऑफ द यूरोपियन यूनियन हैज नॉट एडॉप्टेड द सिंगल करेंसी यूरो, ठीक है ना। क्या बोला जाता है कि विच मिडस्ट ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज ऑफ यूरो। देखिए यूरोपियन यूनियन की जो कंट्रीज हैं उसमें से कौन सी एक कंट्री है जिसने यूरो को एज ए सिंगल करेंसी मानने से इनकार कर दिया। अब इसका क्या मतलब है, जैसे मान लीजिए जो भी कंट्री जो यूरोपियन यूनियन का पार्ट है वो सभी कंट्रीज यूरो को अपनी एक सिंगल करेंसी मानती हैं, ठीक है ना। यूरो को वो एक कॉमन करेंसी मानती हैं। इन देशों में कौन सा ऐसा देश है जिसने यूरो को एक सिंगल करेंसी नहीं माना है, ठीक है ना। वो देश कौन सा है, याद रखिएगा यूके, यूनाइटेड किंगडम। क्योंकि देखिए यूनाइटेड किंगडम हाल ही में अलग हो गया ब्रेग्जिट में जो आपका ब्रिटेन था वो यूरोपियन यूनियन से अलग हो गया है, तो इसी कारण जो यूके था उसने पहले सिंगल करेंसी नहीं माना था, ठीक है ना, पहले से ही टसल चल रहा था। अगले प्रश्न पे चलते हैं। परमानेंट मेंबर ऑफ यूएन सिक्योरिटी काउंसिल आर। अब देखिए जो हमारा यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल उसके परमानेंट मेंबर कौन है, तो काफी सिंपल है फ्रेंड्स। आपका इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। आपका यूएसए है, ठीक है ना, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, यूके है, यूनाइटेड किंगडम, याद रखिएगा, फ्रांस है, रशिया है, चाइना है, फ्रांस है, रशिया, चाइना। अब देखो इसको याद करने का तरीका मैं आपको बताता हूँ, ठीक है ना। तीन पावरफुल देश आपको पता है, अमेरिका, रशिया और चाइना। अमेरिका, रशिया और चाइना, ये तो इसके मेंबर होंगे, ठीक है ना। अब आपको डाउट हो जाएगा इंग्लैंड, फ्रांस और जर्मनी में, ठीक है ना, इंग्लैंड, फ्रांस और जर्मनी में। याद रखिएगा जो आपका यूएसए है वो किसको सपोर्ट करता है, वो फ्रांस को सपोर्ट करता है, ठीक है ना। तो फ्रांस इसका मेंबर है, याद रखिएगा, और इंग्लैंड भी इसका मेंबर है। अब ऐसा सोचिए कि जो यूनाइटेड किंगडम था
उसमें जिसने सभी देशों पे राज किया है, तो वो इसका मेंबर ना हो तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो इंग्लैंड इसका मेंबर है, याद रखिएगा। इंग्लैंड के साथ फ्रांस भी इसका परमानेंट मेंबर है। तो याद रखिएगा जो 3 पावरफुल देश अमेरिका, रशिया, चाइना के अलावा आपका फ्रांस और इंग्लैंड भी इसका मेंबर है। तो ये याद करने का एक तरीका है, ठीक है ना। जो हमारा अगला क्वेश्चन है, द ऑथर ऑफ बुक माई कंट्री माई लाइफ। तो जो बुक लिखी गई है, ठीक है ना, उनके बारे में पूछा जा रहा है। तो अधिकतर अगर आप जो करंट बुक लिखी गई हैं तो उसके बारे में अगर पढ़ लेते हैं तो मे भी चांस हो सकता है कि ये क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं बुक से रिलेटेड, ठीक है ना। हालांकि जो इसका राइट आंसर वो क्या है, लाल कृष्ण आडवाणी ने लिखा था द माई कंट्री माई लाइफ इज। ये अगले प्रश्न पे चलते हैं। द पार्टीशन ऑफ बंगाल वाज रिवोक्ड बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट। ब्रिटिश गवर्नमेंट इन द ईयर। अब देखिए पार्टीशन ऑफ बंगाल, जो बंगाल था वो लागू कब किया गया था, वो 1905 में लागू किया गया था, ठीक है ना। उस समय जो भारत के गवर्नर जनरल थे वो कौन थे, लॉर्ड कर्जन थे, ठीक है ना। अब कब कर दिया गया, पार्टीशन ऑफ बंगाल रिवोक्ड कब किया गया, याद रखिए जिसका राइट आंसर है वो कब रिवोक्ड किया गया था, 1911 में पार्टीशन ऑफ बंगाल रिवोक्ड कर दिया गया, रद्द कर दिया गया था, ठीक है ना। जब नए गवर्नर जनरल बने तो उन्होंने पार्टीशन ऑफ बंगाल रद्द कर दिया गया था। इसका राइट आंसर है 1911। द फर्स्ट टाकी, ये आपको सबको पता है कि जो फर्स्ट टाकी जो बोलने वाली फिल्म थी, ठीक है ना, फर्स्ट बोलने वाली फिल्म कौन थी। तो देखिए जो भारतीय सिनेमा की जो फर्स्ट मूवी थी, जो फर्स्ट फिल्म थी वो कौन सी थी, राजा हरिश्चंद्र। लेकिन राजा हरिश्चंद्र में कोई भी ऑडियो नहीं था, केवल पिक्चर चल रहे थे, ठीक है ना। इसके अलावा इसके बाद जो दूसरी मूवी आई आलम आरा, तो आलम आरा में ऑडियो भी था, वीडियो के साथ ऑडियो भी था। तो फर्स्ट बोलने वाली फिल्म कौन थी, वो कौन थी, आलम आरा। सबको पता है, काफी सिंपल क्वेश्चन है। ब्लू रिवॉल्यूशन, ब्लू रिवॉल्यूशन किससे रिलेटेड है, सबको पता है, फिशरी, ठीक है ना। जो ब्लू किसका कलर होता है, समुद्र का, तो फिशरी से रिलेटेड है, याद रखिएगा। इंडिया हैज द मैक्सिमम फॉरेन ट्रेड। अब इस इंडिया का मैक्सिमम फॉरेन ट्रेड किसके साथ है, ठीक है ना, यूएसए के साथ, जर्मनी के साथ, यूके के साथ या जापान के साथ, ठीक है ना। ध्यान रखिएगा जो इंडिया का मैक्सिमम फॉरेन ट्रेड है वो किसके साथ है, यूएसए के साथ था, ठीक है ना। अभी शायद इसका इक्वेशन चेंज हो गया है। तो अगर अगर आपको इस एग्जाम की प्रिपरेशन करनी तो आपको कुछ नहीं करना है, जितने भी मैंने ईपीएफओ के प्रीवियस ईयर के पेपर सॉल्व किए हैं, इंग्लिश का, हिस्ट्री का और पॉलिटी का, वो केवल आपको प्रीवियस ईयर का वो वीडियो आपको सुनना है। जो भी आपको इन्फॉर्मेशन पता है तो उसको नहीं लिखना, लेकिन जो भी नहीं पता है आपको एक रफ बनाना है, एक रफ नोट्स, उसमें लिखते जाना है। उसमें जो भी रूल आपको नहीं पता है, जो भी इन्फॉर्मेशन आपको नहीं पता है, उसको लिखते जाना है, ठीक है ना। 15 दिन के आपके पास टाइम है तो आप कर लेंगे, आसानी से कर लेंगे। और उसको लिख के बस आपको उसको रिवाइज कर लेना है, ठीक है ना। वीडियो जरूर देखिएगा फ्रेंड्स, क्योंकि उसमें मैंने काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन किया है हर एक चीज़। अगर जो भी क्वेश्चन सॉल्व किए गए हैं तो उनसे रिलेटेड जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है वो भी मैंने डिस्कस किया है, तो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा, ठीक है ना। तो अगर आप चाहें तो देख सकते हैं। तो इस एग्जाम की तैयारी के लिए केवल वीडियो देखिए, जो मैंने प्लेलिस्ट बना के रखी है ईपीएफओ के लिए, जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन मैंने सॉल्व किए हैं। आपका वहाँ से इंग्लिश का भी हो जाएगा, आपका वहाँ से आप जनरल नॉलेज का हो जाएगा। अब आपका बचेगा रीजनिंग और हिंदी के लिए, ठीक है ना। उसके लिए हम फिर देखेंगे कि हिंदी के लिए हमें क्या और कैसे पढ़ना है, ठीक है ना। तो जिस दिन मैं हिंदी का पेपर डिस्कस करूंगा उस दिन मैं आपको उसके लिए स्ट्रेटेजी बता दूंगी, सोर्स बता दूंगा कि हम कहाँ से पढ़ सकते हैं, ठीक है ना। चलिए, तो हमारा अगला क्वेश्चन है, द मोस्ट अर्बनाइज्ड कंट्री इन द वर्ल्ड। पूरे संसार में जो मोस्ट अर्बनाइज्ड कंट्री है वो कौन है, ठीक है ना। सिंगापुर है कि जर्मनी है कि जापान है कि इजराइल है, आपको क्या लगता है, आप बताइए। इसका राइट आंसर देखो, आपको ऑलरेडी कॉमन सेंस से आपको पता हो जाएगा, जो सिंगापुर है काफ़ी अर्बनाइज्ड कंट्री, ठीक है ना। काफ़ी छोटी और काफ़ी अर्बनाइज्ड कंट्री है। काफ़ी छोटी कंट्री है तो इसमें गांव गांव मतलब ना के बराबर है। ये पूरा शहर है, जितने भी इसमें स्टेट है, आप स्टेट तो होंगे नहीं में भी, जो जितने भी इसमें पार्ट है तो सब शहर ही है, ठीक है ना, गांव इसमें है ही नहीं। तो सबसे मोस्ट अर्बनाइज्ड कंट्री क्या है, ये आपका सिंगापुर है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। विच इज द हाईएस्ट फाइनेंस बॉडी फॉर स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। जो छोटी इंडस्ट्रीज हैं, स्मॉल स्केल की इंडस्ट्रीज हैं, उनके लिए जो फाइनेंस का काम करती है, तो हाईएस्ट फाइनेंशियल स्केल मतलब हाईएस्ट फाइनेंस बॉडी कौन सी है। आईडीबीआई क्या है, डेवलपमेंट बैंक है, आपको पता है, ठीक है ना। देखिए सिडबी क्या होता है, नाबार्ड, तो आपको पता है किससे रिलेटेड है, तो आप इसको एलिमिनेशन मेथड फॉलो करके यूज करिए। नाबार्ड नहीं हो सकता, आईडीबीआई नहीं हो सकता। अब आपको हो सकता है आईएफसीआई और सिडबी। तो आईएफसीआई के बारे में तो मेरे को कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो मैं इसको एलिमिनेट करके सिडबी को आंसर लगाऊंगा और सिडबी इसका करेक्ट आंसर है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। व्हाट इज द न्यू नेम ऑफ ओल्ड रीजन सियाम, ठीक है ना। अभी जो सियाम है, सियाम किसका पार्ट था बताइए।
सियाम, थाईलैंड का जो पुराना नाम था सियाम था, याद रखिएगा। थाईलैंड का जो पुराना रीजन था वो क्या था, सियाम था, ठीक है ना। सियाम के नाम से थाईलैंड को जाना जाता है। आपने हॉलीवुड मूवीज में भी देखा होगा। तो सियाम किसका नाम है था, थाईलैंड का नाम था। ये शायद क्वेश्चन पूछा भी गया है कई सारे एग्जाम में। ग्रेट पोएट अमीर खुसरो, अमीर खुसरो का बर्थ प्लेस कहाँ है, ठीक है ना। तो काफी सिंपल क्वेश्चन फ्रेंड्स। तो अमीर खुसरो का जो बर्थ प्लेस कई बार पूछा भी गया है। तो इसका जो राइट आंसर है पटियाली, ठीक है ना, याद रखिए पटियाली इताह में अमीर खुसरो का जन्म हुआ था। चलिए, बॉक्साइड इज, अब देखिए बॉक्साइड इज ओर ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग मेटल। तो जो बॉक्साइड है किसका, कौन से धातु का, अयस्क। और मतलब क्या होता है अयस्क, मतलब किस चीज से बॉक्साइड धातु निकाली जाती है, ठीक है ना। सॉरी, बॉक्साइड से क्या, कौन सी धातु प्राप्त की जाती है, एल्यूमिनियम, टिन, सिल्वर, स्टील। तो इसका जो राइट आंसर काफी सिंपल है फ्रेंड्स। आपको पता, अगर आपने 8th या 9th में साइंस पढ़ी है, तो एल्यूमिनियम कहाँ से प्राप्त किया जाता है, बॉक्साइड से प्राप्त किया जाता है, ठीक है ना, याद रखिएगा। हु ऑर्गेनाइज द फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल। अब ये क्वेश्चन थोड़ा अच्छे लेवल का है, ठीक है ना। फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल को किसने ऑर्गेनाइज किया था। अब देखिए बुद्धिस्ट काउंसिल की बात हो रही तो या तो आपके अशोका आएंगे, कनिष्क। देखिए कनिष्क को आप एलिमिनेट कर दीजिए, ठीक। और इसका जो राइट आंसर है कनिष्क ही है, ठीक है ना। एक्चुअली फ्रेंड्स ये थोड़ा क्वेश्चन डीप लेवल का है, क्योंकि अशोका ने बुद्धिस्ट को स्टेबलाइज किया। बिंदुसार को आप एलिमिनेट कर सकते हैं, ठीक है ना। उसके बाद हर्ष ने भी बुद्धिस्ट को प्रमोट किया था, और कनिष्क ने भी बुद्धिस्ट को प्रमोट किया था। तो ये थोड़ा डीप लेवल का क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो इसको तो मैं नहीं सॉल्व कर पाई। जो इसका राइट आंसर आप देख लीजिए कनिष्क है। इसके बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं, ठीक है ना। चलिए, हु वाज द लास्ट रूलर ऑफ, देखिए लोधी डायनेस्टी का सबसे लास्ट रूलर कौन था, ठीक है ना। तो हिस्ट्री का भी आपको थोड़ा पढ़ के जाना है फ्रेंड्स, हिस्ट्री के जो भी लेक्चर हैं। तो यूट्यूब पे आप हिस्ट्री के वीडियो देख सकते हैं, क्योंकि हिस्ट्री कई सारे क्वेश्चन इससे पूछे गए हैं। तो मे भी हो सकता है करंट ईयर में भी पूछे जाए। तो जो लोधी डायनेस्टी का जो सबसे लास्ट रूलर था इब्राहिम लोधी, इसको आप कैसे ध्यान रख सकते हैं, क्योंकि इब्राहिम लोधी के बारे में हम पढ़ते हैं अपने, जब भारत के इतिहास के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है ना। इब्राहिम लोधी वाज द लास्ट रूलर ऑफ लोधी डायनेस्टी। बहलो लोधी तो शायद उनके फाउंडर थे। द कैपिटल ऑफ अंडमान एंड निकोबार, अंडमान और निकोबार का जो कैपिटल है वो क्या है, ठीक है ना। पोर्ट ब्लेयर है, कि दीव है, कि तिरुपति है, कि कोलकाता। जिसका राइट आंसर क्या है, पोर्ट ब्लेयर, ठीक है ना, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड का। तो मैक्सिमम क्वेश्चन आपसे लेयर लेवल के पूछे गए हैं, ऊपर लेवल के। अगर आप थोड़ा सा भी न्यूज़पेपर पढ़ते हो, थोड़ा सा भी जनरल नॉलेज की वीडियो देखते हो, तो आप मैक्सिमम क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। हु अमंग द फॉलोइंग डिसाइड इफ ए पर्टिकुलर बिल इज ए मनी बिल और नॉट। अब देखिए ये सिंपल क्वेश्चन है, पॉलिटी का काफी सिंपल क्वेश्चन है। तो कौन डिसाइड करता है कि जो पर्टिकुलर बिल मनी बिल है कि नहीं। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है। इसका जो राइट आंसर है, जो हमारे लोकसभा के स्पीकर होते हैं वही डिसाइड करते हैं जो पर्टिकुलर बिल है कि मनी बिल है या नहीं, ठीक है ना। अगले प्रश्न पे चलते हैं। बार इज द यूनिट ऑफ, बार किसका यूनिट है, हीट का, कि टेम्परेचर का, कि करंट का, कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर का, ठीक है ना। क्या बोलते हैं इसको, दाब, पर्यावरणीय दाब, वायुमंडल दाब बोलते हैं, सॉरी। वायुमंडल दाब इसका, सॉरी वायुमंडल दाब का यूनिट क्या है आपका, बार है। तो इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। राइट टू वोट इज ए, अब देखिए राइट टू वोट कौन सा राइट है, सिविल राइट है, लीगल राइट है, इकोनॉमिकल राइट है, कि पॉलिटिकल राइट है, ठीक है ना। तो याद रखिएगा जो आपको राइट टू वोट क्या है, पॉलिटिकल राइट है। याद रखिएगा, काफी काफी अच्छा क्वेश्चन है फ्रेंड्स ये। राइट टू वोट इज ए पॉलिटिकल राइट, ठीक है ना। ये नॉन लीगल राइट है। देखिए कोई लीगल राइट इसलिए नहीं, क्योंकि आपको राइट टू वोट के लिए कोई आपको क्लेम नहीं कर सकता कि अगर आपने वोट नहीं दिया तो आपको कोर्ट में केस कर देगा, इसलिए लीगल राइट नहीं है। सिविल राइट, सिविल राइट मतलब आपका खुद का राइट है, ठीक है ना। तो ऐसा बोला जाए कि सिविल राइट है, मतलब ये आपको वोट देना ही है, ठीक है ना। ये प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है कि वो आपको वोट देना ही है, ठीक है। तो ये सिविल राइट के अंतर्गत भी नहीं आता। इकोनॉमिक राइट को तो दो ऑप्शन आप एलिमिनेट कर दो, आप यहाँ पे दो में कंफ्यूजन हो सकता है, पॉलिटिकल राइट या सिविल राइट, ठीक है ना। तो पॉलिटिकल राइट क्या है इसका जो राइट आंसर है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। कोनेरू हम्पी, अब देखिए हम्पी के बारे में आपने, सॉरी कोनेरू हम्पी इज एसोसिएटेड विद, ये कौन से खेल से जुड़ा हुआ है, केनेरो हम्पी। तो इसका जो राइट आंसर है चेस से जुड़ा हुआ, ठीक है ना, चेस से जुड़ा है केनेरू हम्पी, याद रखिएगा। मेरे को भी इसके बारे में जानकारी नहीं थी, लेकिन मैंने गूगल किया तो मेरे को पता चला था, ठीक है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग हिल्स कनेक्ट ईस्टर्न एंड वेस्टर्न घाट, कौन सी ऐसी पहाड़ी है जो ईस्टर्न घाट और वेस्टर्न घाट को कनेक्ट करती है, ठीक है ना। तो देखिए याद रखिएगा, ये जो हमारा इंडिया का ये वाला पार्ट है, ये नीचे वाला, ठीक है ना, ये यहाँ से यहाँ तक आपका क्या होता है, पूरा वेस्टर्न घाट है, ठीक है ना, यहाँ से यहाँ तक।
8 या 9 स्टेट हैं, भारत के 8 या 9 राज्य हैं जो इसमें कवर होते हैं, ठीक है ना। अब ये बोल रहा है कि कौन सी पहाड़ी है जो हमारा सॉरी जो हमारे ईस्टर्न और वेस्टर्न घाट को कनेक्ट करती है, ठीक है ना। तो इसका राइट आंसर है फ्रेंड्स, याद रखिए, जो नीलगिरी पर्वत पहाड़ी है वो हमारे ईस्टर्न और हमारे जो वेस्टर्न घाट है दोनों को कनेक्ट करती है। काफी अच्छा क्वेश्चन है फ्रेंड्स, याद रखिएगा नीलगिरी। विच कंट्री इज नोन एज द कॉकपिट ऑफ यूरोप, किस कंट्री को यूरोप का कॉकपिट कहा जाता है, ठीक है ना। कौन सी कंट्री को यूरोप का कॉकपिट कहा जाता है, बेल्जियम को कहा जाता है, ठीक है ना, याद रखिएगा। तो इंटरनेशनल लेवल के भी क्वेश्चन पूछे गए हैं। इन उत्तर प्रदेश चारकुला फोक डांस इज रिलेटेड विद, अब ये पूछा गया कि उत्तर प्रदेश में जो चारकुला फोक डांस है वो कौन सी जनजाति से रिलेटेड है, तो वो कौन सी जनजाति से रिलेटेड है, ब्रिज, ठीक है ना, ब्रिज, सॉरी जनजाति नहीं, कौन से एरिया से रिलेटेड, तो ब्रिज रिलेटेड, ठीक है ना। अब बोलते हैं ना ब्रिजवासी, तो जो चारकुला नृत्य है वो कौन से एरिया से रिलेटेड है, ब्रिज रिलीजन से। चलिए, जो हमारा अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, पूछा गया कि विच अमंग द फॉलोइंग इज सेंट्रल यूनिवर्सिटी इन उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश की सेंट्रल, जो आपकी नीचे 4 आपको ऑप्शन दिए गए हैं कि इसमें कौन सी उत्तर प्रदेश की सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। तो अगर आप उत्तर प्रदेश से बिलोंग करते हैं तो इसका जो आंसर आप काफ़ी आसानी दे सकते हैं, जो हमारी इलाहाबाद यूनिवर्सिटी है उसे उत्तर प्रदेश की सेंट्रल यूनिवर्सिटी माना जाता है, ठीक है ना, है वो माना क्या जाता है। लखनऊ कांग्रेस सेशन 1960 वाज प्रिसाइडेड ओवर, अब देखिए जो लखनऊ का जो लखनऊ अधिवेशन हुआ था 1916 में काफी इंपॉर्टेंट अधिवेशन था। इसके जो किसके द्वारा प्रिसाइडेड किया गया था, सरोजिनी नायडू नहीं, मौलाना अबुल कलाम आजाद नहीं, अंबिका चरण मजूमदार या पंडित जवाहरलाल नेहरू, ठीक है ना। तो आपको पता है सरोजिनी नायडू ने 1916 में नहीं किया था, ठीक है ना, मौलाना अबुल कलाम आजाद ने भी नहीं किया था। इसका जो आपको डाउट हो सकता है पंडित जवाहरलाल नेहरू एंड अंबिका चरण मजूमदार, तो आप इसको ऐसे एलिमिनेट करिए, जो पंडित जवाहरलाल नेहरू तो बाद में आया, ठीक है, 1916 में पंडित जवाहरलाल नेहरू का कांग्रेस में उतना नाम नहीं था, ठीक है ना, मतलब वो कांग्रेस के पार्ट थे लेकिन उतना तब तक एक्चुअली तब उनके पिताजी मोतीलाल नेहरू जी का काफी काफी प्रोमिनेंट थे, ठीक है ना, कांग्रेस में। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू यहाँ से एलिमिनेट हो जाएंगे, जिसका राइट आंसर क्या है, अंबिका चरण मजूमदार, वो क्या थे 1916 के प्रेसिडेंट थे। अब आपको ये बताना कि जो 1916 का लखनऊ अधिवेशन था वो क्यों इंपॉर्टेंट था, ठीक है ना, आप देखिएगा। चलिए, रिहंद प्रोजेक्ट काफी बार पूछा गया है कि जो रिहंद प्रोजेक्ट इज लोकेटेड, रिहंद प्रोजेक्ट के बारे में कई बार पूछा गया है। तो रिहंद प्रोजेक्ट कहाँ पे लोकेटेड है, याद रखिएगा फ्रेंड्स, मिर्जापुर डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है और एक्चुअली एक डैम है, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं। वेयर वाज तनचोई ब्रोकेड डेवलप, आपसे पूछा गया जो तो आपको तनचोई ब्रोकेड है कहाँ पे डेवलप किया है, ठीक है ना। तो इसके बारे में तो मेरे को भी नहीं पता था, वाराणसी में, ठीक है ना, इसका जो राइट आंसर है। इसके अलावा हु रोड द सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, तो इसका जो राइट आंसर है काफी काफी सिंपल है फ्रेंड्स, आप सबको पता होगा कि राम प्रसाद बिस्मिल ने लिखा था सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। द केमिकल दैट इज यूज्ड इन मेकिंग आर्टिफिशियल रेन, ठीक है ना, जो कृत्रिम वर्षा कराई जाती है उसके लिए जो केमिकल प्रयोग किया जाता है वो कौन सा केमिकल है, ठीक है ना। तो अधिकतर ये न्यूज में रहता है, इसको जो राइट आंसर है वो क्या है, हमारा सिल्वर आयोडाइड, ठीक है ना। तो याद रखिएगा जो आयोडीन होता है, ठीक है ना, एक्चुअली क्या होता है, आयोडीन किस में पाया जाता है, समुद्र में पाया जाता है। तो समुद्र से ही वाष्पीकरण होता है और उसी समुद्री वर्षा कराने में सहायक होता है। तो जो हमारा उसके केमिकल यूज किया जाता था, यूज किया जाता है, तो याद रखिए वो क्या है, सिल्वर आयोडाइड इज द राइट केमिकल, ठीक है ना। तो इसके बारे में थोड़ा ये याद करने का तरीका मैंने आपको बताया है। अगले प्रश्न पे चलते हैं, विच आर द फॉलोइंग इज द हार्डेस्ट सब्सटेंस इन द ह्यूमन बॉडी, ह्यूमन बॉडी में जो सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस है वो कौन सा है, वो इनेमल होता है, याद रखिएगा, ठीक है ना। इसके बारे में आपको पता है, ये जनरल नॉलेज की बुक में दिया रहता है जो 10 रुपए की मिलती है। एग्रीकल्चर इनकम टैक्स इज सोर्स ऑफ रेवेन्यू, जो एग्रीकल्चर से जो भी इनकम टैक्स मिलता है वो किसको जाता है, सेंट्रल गवर्नमेंट को जाता है कि स्टेट गवर्नमेंट को जाता है, देखो जो राइट आंसर है स्टेट गवर्नमेंट को जाता है, सिंपल क्वेश्चन था। लार्जेस्ट माइका डिपॉजिटर्स, माइका का सबसे लार्जेस्ट डिपॉजिटर कौन है, ठीक है, तो याद रखिएगा इंडिया, ठीक है ना। ललितपुर डिस्ट्रिक्ट इन यूपी, यूपी का जो ललितपुर डिस्ट्रिक्ट है उसे किसके लिए जाना जाता है, तो उसको जाना जाता है यूरेनियम के लिए, ठीक है ना, याद रखिएगा जो यूपी का ललितपुर डिस्ट्रिक्ट है उसको किसके लिए जाना जाता है, यूरेनियम के लिए, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग ओशियन हैज द शेप ऑफ इंग्लैंड अल्फाबेट एस, एस की तरह कौन से ओशियन का शेप एस की तरह है, काफी सिंपल क्वेश्चन है फ्रेंड्स, काफी सिंपल क्वेश्चन है। इसके बारे में आपको हो सकता है कि आपको इन्फॉर्मेशन हो, जिसका राइट आंसर क्या है, पैसिफिक सॉरी अटलांटिक ओशियन, जो हमारा अटलांटिक ओशियन है उसका जो शेप है वो किसकी तरह है, एस की तरह है, ठीक है ना, याद रखिएगा।
तो यहाँ पे ये क्वेश्चन पेपर खत्म हो जाता है। तो यहाँ पे मैंने इसके जितने भी क्वेश्चन थे फ्रेंड्स, 50 क्वेश्चन थे, वो मैंने डिस्कस किए हैं। इससे आपको आइडिया मिल जाएगा कि जनरल नॉलेज में किस लेवल का क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है ना। ना आपको ज़्यादा हिस्ट्री पढ़नी है, ना आपको ज़्यादा पॉलिटी पढ़नी है, बस आपको ऊपर की नॉलेज होनी चाहिए। तो उसके लिए आप कैसे करेंगे, जो भी छोटे लेवल के एग्जाम होते हैं आपके, एसएससी के एग्ज़ाम हो गए, ठीक है ना, या छोटे भी आपके एसएससी के एग्ज़ाम होते हैं, इसके अलावा और छोटे लेवल के एग्ज़ाम होते हैं जो 10th लेवल के 12th लेवल के एग्ज़ाम होते हैं। तो आप उनके पेपर को देखिए, बस वहाँ से आप क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। इसके अलावा करंट का जो मैंने वीडियो बना के रखा है उसको एक बार रिवाइज करके जरूर जाइए। एक या दो क्वेश्चन आपका वहाँ से जरूर हो जाएगा, ठीक है ना। इसके अलावा करंट का भी मार्च तक का मैंने डिस्कस किया है, तो मैं आपका वहाँ पे सितंबर चल रहा है ना, तो सितंबर चल रहा है, तो मैं अगस्त तक का और वीडियो बना दूंगा, ठीक है ना। उसके बाद आप वो पीडीएफ अगर रिवाइज करेंगे तो आपको वहाँ से ज़रूर प्रॉफिट होगा। इसके अलावा एक चीज़ मैं और आपको बताना चाहूँगा कि ये इस पेपर को मैं अपलोड कर दूंगा, ठीक है ना, वीडियो के लिंक के नीचे, तो आप वहाँ से जाके इस पेपर को देख सकते हैं। इसके अलावा जो कल कल मैं डिस्कस करूँगा आपका हिंदी का पेपर, उसके बाद इंग्लिश, उसके बाद फिर रीजनिंग का, ठीक है ना। तो चलिए फ्रेंड्स, इस वीडियो को अब ख़त्म करते हैं यहीं तक, ठीक है ना। तो होप, मैं आशा करता हूँ कि आपके लिए वीडियो यूज़फुल होगा, ठीक है ना। तो चलिए चलते हैं, बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।